डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नेतन्याहू ने ट्रंप की कूटनीति का किया समर्थन, बोले समझौता मंजूर लेकिन हमले जारी रहेंगे। ट्रंप का दावा, हॉर्मुज को ईरान अमेरिका चलाएंगे। धर्म परिवर्तन और अनुसूचित जाति दर्जा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हिंदू सिख बौद्ध के अलावा अन्य धर्म वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का नहीं हो सकता। अन्य धर्म में परिवर्तन से अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म। कोलंबिया विमान दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 66 हुई, दर्जनों अभी भी लापता, राहत और बचाव कार्य जारी। नमस्कार, हिसाब किताब के इस खास शो में मैं हूं डॉक्टर प्रसून। चर्चा आज आदि आबादी के हक की। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि 2029 लोकसभा चुनाव से पहले 33% महिला आरक्षण लागू होगा। लोकसभा में सीटें बढ़कर 816 होंगी। महिला सांसदों की न्यूनतम संख्या 273 यानी 273 तक पहुंचेगी। यह एक ऐतिहासिक बदलाव की पटकथा है। 2029 का चुनाव केवल सत्ता का चयन नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र के पुनर्जन्म का गवाह भी बनेगा। आपको बता दें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण विधेयक की बात करती है। यह भारतीय संसदीय इतिहास का एक मील का पत्थर है। इसे समझने के लिए हमें इसके शायद 27 साल लंबे संघर्ष, विरोध के सुरों और अंततः इसे पारित होने की प्रक्रिया को देखना होगा। 1996 में देवगौड़ा सरकार द्वारा पहली बार पेश किए जाने के बाद से यह बिल कई बार लटका और अटका। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू जैसे क्षेत्रीय दलों का तर्क रहा कि इसमें ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए। उनका डर था कि इसके बिना केवल उच्च वर्ग की महिलाएं ही संसद में पहुंचेंगी। कई पुरुष सांसदों को भी डर रहा कि सीटें आरक्षित होने से उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि रोटेशन प्रणाली में उनकी सीट महिला के लिए आरक्षित हो सकती है। कुछ आलोचकों का मानना रहा कि इससे योग्यता प्रभावित होगी। हालांकि यह तर्क प्रतिनिधित्व के अधिकार के सामने कमजोर साबित हुआ। गंभीर हंगामे के बीच संसद में बिल की कॉपियां फाड़ी गईं और मार्शल तक बुलाने पड़े। आखिरकार मोदी सरकार ने सितंबर 2023 में संसद के विशेष सत्र के दौरान इस ऐतिहासिक विधेयक को पारित किया। इसका मुख्य प्रावधान लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 सीटें आरक्षित करना है। आपको बता दें कि यह आरक्षण जनगणना और उसके बाद होने वाले सीटों के परिसीमन के बाद लागू होगा, जिसका संभावित वर्ष 2029 होगा। यह आरक्षण शुरू में 15 सालों के लिए होगा, जिसे संसद आगे बढ़ा सकती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल सीटों का बंटवारा ही नहीं बल्कि उस सोच की जीत है जो मानती है कि देश के विकास का पहिया तब तक तेज नहीं घूम सकता जब तक उसकी आधी आबादी नीति निर्धारण की मेज पर न बैठे। लेकिन इतने सालों के गतिरोध के बाद 2023 में यह बिल कानून कैसे बना, इसके पीछे कुछ रणनीतिक और सामाजिक कारण रहे, जिसके कारण विपक्ष को भी इस बिल पर अपनी रजामंदी देनी पड़ी। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने इसे नारी शक्ति के सम्मान से जोड़कर पेश किया, जिससे विपक्ष के लिए इसका विरोध करना राजनीतिक रूप से आत्मघाती हो गया। पुरानी गलतियों से सीखते हुए सरकार ने इसे संसद के नए भवन के पहले कार्य दिवस के रूप में एजेंडा बनाकर पेश किया, जिससे एक भावनात्मक और ऐतिहासिक माहौल बना। 2010 में यूपीए सरकार के समय यह राज्यसभा से पारित हो चुका था, जिसने इस बिल का आधार तय किया। 2023 में इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लगभग निर्विरोध यानी लोकसभा में 454 बनाम 2 और राज्यसभा में सर्वसम्मति से समर्थन मिला। सरकार ने कानून में जोड़ा कि यह जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। इससे तत्कालिक राजनीतिक उथल-पुथल टल गई और सभी दलों को तैयारी का मौका मिल गया। जब यह कानून 2029 में
जो संभावित तिथि है, में जमीन पर उतरेगा तो भारत की राजनीति का चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा। महिलाएं अब केवल वोटर नहीं बल्कि लॉ मेकर यानी नीति निर्माता, कानून निर्माता होंगी। निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी अब जमीनी स्तर से शीर्ष तक दिखेगी। पंचायतों में 33% आरक्षण का सफल मॉडल अब राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों को अधिक संवेदनशील बनाएगा। यह जेंडर बजटिंग को जमीनी स्तर पर लागू करेगा। आरक्षण केवल राजनीतिक भागीदारी नहीं बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण है। वर्तमान में भारत महिला प्रतिनिधित्व के मामले में कई देशों से पीछे है। इस कानून के बाद भारत शीर्ष देशों में शामिल होगा। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। संविधान ने वोट का अधिकार तो दिया, लेकिन नीति निर्धारण की मेज पर एक कुर्सी खाली थी। वह कुर्सी जो इस देश की 50% आबादी की थी। 2029 के चुनाव की दहलीज पर खड़ा भारत अब एक अलग आकार ले चुका है। जनगणना और प्रसीमन के बाद हमारी लोकसभा का स्वरूप बदलने वाला है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शबनम खान जी, सोशल एक्टिविस्ट, नेहा शालिनी दुआ जी, सोशल एक्टिविस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल नेहा जी आपसे, तकनीकी रूप से यह माना जा रहा है कि अगर यह नियम में भी यह स्पष्ट है कि आरक्षण जनगणना और प्रसीमन के बाद ही लागू होगा। यदि 2026-27 तक जनगणना की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो 2029 के चुनाव में 33% आरक्षण का लक्ष्य प्राप्त करना क्या तकनीकी रूप से संभव है? जी, जैसा कि सबको पता है कि 33% जो आरक्षण है वो 2029 से लागू हो जाएगा। महिलाओं की जो हिस्सेदारी है पॉलिटिक्स में वो 33%, मींस ये लगाइए कि 373 के करीब सीटें जो हैं 273 उस पे अब महिलाओं, हाँ 375, उसके ऊपर अब महिलाओं का हक होगा, जो कि उनका अधिकार होगा, जो कि उनका हक ही था। तो ये सरकार उनको वो हक देने जा रही है। हाँ, जो जाति मतगणना है ये उसके बाद होगा। और मुझे लगता है ये जो सरकार है इसने इसके काफी अच्छे कड़े नियम और कुछ कानून ऐसे बनाए हैं जो कि जाति मतगणना में मतलब जल्दी से जल्दी उस काम को पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जो लक्ष्य रखा गया है शायद 2029 फरवरी या मार्च का रखा गया है। और इसी की साथ हम उम्मीद करते हैं कि 2029 में जब मई 2029 में चुनाव होंगे तो उसमें 33% जो है वो महिलाओं को ही। हेलो, हाँ शालिनी, आपका आवाज, नेहा शालिनी दुआ जी आपकी आवाज आ रही है। लेकिन हाँ जी, तो 33% जो है वो उम्मीद यही रखी जा रही है कि तब तक वो भी हो जाएगा, परिसमन भी हो जाएगा और जाति मतगणना भी हो जाएगी। और उसी के अकॉर्डिंगली महिलाओं को ये 33% जो उनका हक है वो जरूर दिया जाए। और ये सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। और उम्मीद तो हम सब महिलाओं को यही है कि जो कहा है उसे करके दिखाएं। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ वही है, मोदी है तो मुमकिन है। तो यही उम्मीद के साथ हम मानते हैं। शबनम खान जी, पहला सवाल आपसे ये है कि 273 महिला सांसदों के आने से भारत की आर्थिक नीतियों और जेंडर बजटिंग पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये केवल संख्या की दृष्टि से सुधार दिखेगा या वास्तव में पॉलिसी मेकिंग में या उस पॉलिसी मेकिंग की क्वालिटी में सुधार होगा? शबनम खान जी। सुन जी, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि पहली बार कोई एक स्टेप कर करके हमें वहाँ तक ले आया जिसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते थे कि संसद में हमारी संख्या कम है, संसद में महिलाएं क्यों कम हैं, संसद तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। अब जब आरक्षण होता है ना तो आपको ये एक सुविधा मिलती है कि उतना तो आपको पहुंचाना ही पड़ेगा। ये बड़ी चीज़ है। पहले आपने देखा है किस तरह से नेता, नहीं महिलाएं आ जाएंगी संसद में तो ये हो जाएगा, तूफान मच जाएगा, पता नहीं किस किस तरह से अपोज किया है गंदी गंदी बातें कहकर। आज हम एक स्टेप आगे बढ़े हैं और 2029 में हम वो जीतेंगे जो हम बरसों से लड़ रहे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया, आप सबका भी शुक्रिया। आप सब हम लोगों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाते हैं सरकारों तक
जी। और आप कह रहे थे कि क्या सिर्फ संख्या ही बनकर रह जाएंगे? जी नहीं। जब आप सशक्तिकरण की तरफ महिलाओं को लेके जाते हैं, और जब संख्या बढ़ेगी तभी तो हम हर जगह काबिज हो पाएंगी ना। जब हमारी संख्या ही नहीं होगी, 4 लोग बैठे होंगे सिर्फ संसद में महिलाएं, उन्हें कहाँ कहाँ आप एडजस्ट करेंगे? जब भारी संख्या में हम वहाँ पर होंगे तो आप हमें बड़ी जगह बिठाएं या ना बिठाएं, लेकिन हमारी आवाज़ तो उतनी ही बुलंद रहेगी ना। हम सब 273 आप बता रहे हैं, 273 की 73 इकट्ठे होके किसी भी चीज़ पर अपनी आवाज़ बुलंद कर पाएंगे, तो ये बड़ी चीज़ है। और मुझे प्रधानमंत्री जी पर पूरा भरोसा है कि जब हम जीत कर आएंगे तो बड़े बड़े जो आप हमें जहाँ सेटअप में देखना चाहते हैं कि हम नीति निर्धारण करें, हम उन कानूनों को पास करें, वो चाहे महिलाओं के लिए हो पुरुषों के लिए। मुझे तो न्याय देने के लिए सबको न्याय बराबर मिलना चाहिए। हाँ, क्योंकि लड़कियों के ऊपर ज़्यादा तरीके की प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनका बलात्कार होता है, हत्या कर दी जाती है, उन्हें घरों में शोषण होता है। इन सब चीज़ों पर भी जब हम वहाँ पर काबिज होंगे तो ज़्यादा न्याय मिल पाएगा। ज़्यादा न्याय मिल पाएगा। संवेदनशील सरकार होगी, बिल्कुल। चीज़ों को भावनात्मक रूप से भी लागू किया जाएगा। और एक बड़ा सवाल है, विपक्षी दल कह रहे हैं कि ओबीसी को और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाए। क्या इनकी ये जो मांग है वास्तव में इस आरक्षण वाले बिल को अधर में लटकाने की है, या वास्तव में ये अल्पसंख्यक या प्रसून जी, जी वैसे तो अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए कुछ करेंगे नहीं। वैसे तो ओबीसी महिलाओं के लिए कभी उठकर खड़े होते मैंने देखा नहीं। वैसे तो कभी हमें कैसे अल्पसंख्यक से ऊपर ले जाकर हमें कैसे देश की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, वो करते हुए देखा नहीं। महिलाओं को आप मत बांटिए प्लीज कि ओबीसी वाली है, अल्पसंख्यक वाली है। महिलाएं महिलाएं हैं, सबको इक्वालिटी का अधिकार मिलना चाहिए। समान अधिकार देने के लिए तो आप और हम इतनी कोशिश जो आप और हम कर रहे हैं, सरकार कर रही है, ये किस लिए कर रही है? मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। आप फिर वहां पर ओबीसी ले आए, आप फिर वहां पर अल्पसंख्यक लेकर आ गए। वाई अल्पसंख्यक? मैं भारत की मुसलमान हूँ, मैं मेजोरिटी में रहती हूँ, मुझे आप ना अल्पसंख्यक ये दोयम दर्जे का मत बताइए। मुझे मुख्य धारा में जुड़ने दीजिए, मुझे हर महिला के कंधे से कंधे मिलाकर चलने दीजिए, मुख्य धारा में जुड़ने दीजिए। शबनम खान जी एक बेहद अहम बात करी। नेहा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नेहा जी, एक सवाल ये भी है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि जो सीटों को 543 से 816 कर दिया गया है, 33% आरक्षण दिया जाएगा तो 273 हो जाएगा, लेकिन क्या इसमें क्षेत्रीय संतुलन जैसे उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत को रोकने के लिए कोई विशेष फार्मूला बनाया गया है? डॉक्टर नेहा जी, देखिए, जब देश की आधी आबादी औरतों से है तो आज ये हर पार्टी को समझना पड़ेगा कि आधी आबादी औरतें हैं। और जैसे कि अभी शबनम जी ने कहा कि मतलब उनके कहने का ये मतलब था कि कैटेगराइज मत कीजिए, महिला महिला है, फिर चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो कोई भी कास्ट की हो या किसी भी धर्म की हो, वो महिला है। तो जब 33% आरक्षण महिलाओं के लिए सुरक्षित कर दिया गया है और इसको स्वीकार करा गया है, चाहे विपक्षी दलों की मजबूरी मानिए या कुछ भी मानिए, लेकिन उन्होंने इसको स्वीकार किया है और ये बिल तब भी पास हुआ है। चलिए, मैं मान लेता हूं कि महिलाओं को बंटवारा नहीं करना चाहिए, महिलाओं को बीच में। विपक्षी पार्टियां ये देख चुकी हैं कि 3 ट्रिपल तलाक पर जब ये बिल पारित हुआ तो कैसे कांग्रेस ने या और विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया था, और उसके बावजूद बिल पास तो हो गया, लेकिन 55% मुस्लिम महिलाओं, 55 क्यों, मैं कहूंगी 75 मुस्लिम महिलाओं ने इतनी ज्यादा वोटिंग करी यूपी में योगी सरकार को, मतलब बीजेपी को, कि ये साबित हो गया कि विपक्षी पार्टियों का मुंह बंद का बंद रह गया, खुला का खुला रह गया कि नहीं, अब हम महिलाओं को वो नहीं समझ सकते कि वो घर ही बैठी रहेंगी, वो बाहर उनका अपना दिमाग नहीं है। शबनम खान जी कुछ कहना चाह रही हैं। शबनम खान जी। प्रसून जी, मुझे जो मोदी जी की एक बात अच्छी लगती है, वो कभी वोट के लिए काम नहीं करते देखती हूँ मैं, कि इससे वोट आएगी तो मैं ये कर दूं, उससे वोट चली जाएगी तो मैं ये कर दूं। ये जो हम मुस्लिम महिला के लिए हम कब से लड़ाई लड़ रहे थे, सालों से लड़ाई लड़ रहे थे। 3 तलाक, 2 बच्चे हैं, 20 साल की लड़की है, बच्चे लेकर खड़ी है, उसको कोई न्याय नहीं मिलता था। उसने तो फ़ोन पे तलाक दे दिया आपको, उसने तो सऊदी अरब में बैठे बैठे कह दिया आपको, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जिसके लिए हम लड़ रहे थे। और जब हमें तलाक का एक कानून मिल गया, आज आप ऐसे छोड़कर नहीं भाग सकते हैं कि बेटी किधर जाएगी।
तो मोदी जी को मैं जो देखती हूँ उनकी कार्यशैली, वो वोट आएगा इस पर्पज से काम नहीं करते। शबनम खान जी, असली महिला सशक्तिकरण की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, असली जिसके लिए महिला हमेशा आभार सशक्तिकरण व्यक्त की करते तरफ हैं। लेके जाना चाहते हैं, लेकिन ये जो 33% आरक्षण लागू हुआ है यह लोकसभा और विधानसभा में है। हमारी व्यूअर जानना चाहते हैं कि राज्यसभा या विधान परिषद में क्यों नहीं लागू हुआ रहा, इसको दायरे से क्यों बाहर रखा गया है? नहीं, इसको भी दायरे से बाहर नहीं, मतलब मैं बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि इसको भी दायरे से बाहर नहीं रखना चाहिए नेहा और शालिनी ना जी, रखा जाएगा। आपका क्या विचार है इस बारे में? जी बिल्कुल, मेरा भी यही विचार है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा में आ सकती हैं महिलाएं 33%, तो विधानसभा में भी आएंगी और आनी भी चाहिए। तो ये तो सरकारों का फैसला है, पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का खुद का फैसला है और सरकार का मेन फैसला है कि वो क्या लेती है। लेकिन मुझे लगता है कि यही फैसला बाकी हर चीज में लागू है, क्योंकि आपने आने वाले समय में लागू हो जाएगा। नेहा शालिनी जी, एक सवाल और भी है और जो महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों के ऊपर सवाल खड़ा करता है, मैं नहीं कर रहा हूँ, लोग कहते हैं कि असल में महिला प्रतिनिधि जो चुनी जाती हैं उनके ऊपर प्रधानपति वाली संस्कृति का आरोप लगता है। प्रधानपति मतलब आप प्रधान हैं और आपके पति चला रहे होते हैं प्रधानी। ऐसी ही यह संस्कृति विधानसभा और लोकसभा तक में कई बार दिखने को मिलता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगी नेहा जी? इस पे मैं यही कहना चाहूंगी, तो फिर सरकारों को या हर पार्टियों को ऐसी महिलाओं को आगे लाना चाहिए जो खुद में, वो कहते हैं ना, नारी तू नारायणी, तो नारायणी भी, नारायण को पैदा करने वाली भी नारायणी है। तो जो औरत स्ट्रांग है, मैं ये नहीं कहती जो घर पे रहती हैं या बच्चे संभालती हैं वो स्ट्रांग नहीं है, वो भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जिनको दिमाग से आप हरा नहीं पाते, उन औरतों को आगे करके ताकि उनके पति इनडायरेक्ट वे में आगे रहें, ये भी एक गलत प्रक्रिया है जो ऐसा किसी भी पार्टी को नहीं करना चाहिए। बेहद अहम बात है। इसके लिए आप लोगों को मिलकर आवाज उठानी ही होगी, ताकि बिल्कुल उठानी चाहिए। मैं तो उठाती हूँ शबनम और खान जी, उठाती रहूंगी औरतों के हक के लिए। सुन जी, इस मामले में मैं भी कुछ टिप्पणी करना चाह जी, रही थी। महिला ऐसी या वैसी नहीं होती है, वो चाहे घरेलू महिला हो, चाहे कामकाज वाली महिला हो, चाहे कितनी भी हाईली एजुकेटेड महिला हो, हर एक को बराबरी का दर्जा है और हर एक को लेकर आना चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें जो आप और हम कह रहे हैं गांवों से आती हैं, कुछ चीज़ें जो गांव में एक महिला ताकत रखती है, उन महिलाओं तक वो चीज़ें पहुंचाने की सुविधाएं, वो ज़रूरी नहीं है कोई पढ़ी लिखी महिला ही पहुंचा पाएगी। हर एक को बराबरी का दर्जा देना चाहिए और जाति और धर्म से अलग हटकर महिला कौन काम कर रही है, कौन आप सशक्त महिला करना चाहते हैं ना, तो उस महिला को भी उठाइए जो संसद तक पहुंचे, चाहे वो अनपढ़ हो, जमीनी स्तर पर काम करने वाली महिलाओं के हक और अधिकार और हुकूक की बात करने वाली महिला को संसद में पहुंचना चाहिए। शबनम खान जी ये बात बोल रही हैं, जहां वो अपने हक और हुकूक की बात करती हैं। भारतीय सरकार ने भी, मोदी सरकार ने भी इस हक पर अपनी मुहर लगाई है। उन्होंने मान लिया है कि 2029 से पहले लोकसभा में सदस्यों की संख्या 816 की जाएगी, उसमें 33% आरक्षण लागू करके 273 महिला सांसदों को जगह दी जाएगी। लेकिन सवाल उठता है, नेहा जी हमारे साथ मौजूद है। नेहा जी, सीटें बढ़ने से उत्तर भारत यानी अधिक जनसंख्या वाले राज्यों का दबदबा बढ़ेगा। दक्षिण राज्यों को डर है कि परिवार नियोजन में बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद राजनीतिक रूप से उनको सजा मिलेगी, यानी सीटें कम मिलेंगी उनको। इस असंतुलन के बीच महिला आरक्षण कैसे समन्वय होगा? जी देखिए, ये महिलाओं को 33% आरक्षण देने के पीछे आप एक सफल मॉडल भी उससे पहले अप्लाई किया गया, उसी के बाद ये फैसला लिया गया। अभी कुछ साल पहले, 5 साल पहले आपने देखा होगा पंचायतों में 33% जो आरक्षण है वो महिलाओं को दिया गया। तो बहुत सारी सरपंच जो हैं 33% वो वहां महिलाएं हैं। तो गांव में जब महिलाओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया पुरुषों के मुकाबले, तो इस मॉडल को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम ने, पीएमओ की टीम ने ये देखा कि महिलाएं ज्यादा एफिशिएंसी से, ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। चाहे ये कोरोना काल में भी देखिए। नेहा जी, मेरा सवाल एकदम स्पष्ट है, क्षेत्रीय असंतुलन को कैसे दूर किया जाएगा? चूंकि जनसंख्या का बड़ा महत्व है,
उसमें उत्तर भारत के राज्यों को फायदा मिलेगा और दक्षिण भारत राज्यों को नुकसान हो सकता है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार के पास कोई योजना है? देखिए, इसमें कोई संतुलन वाली बात ही नहीं है। जहां जितनी सीटें हैं उसी के अकॉर्डिंग वहां उतने परसेंट आरक्षण दिया जाएगा। अब ये तो नहीं हम दक्षिण को बड़ा कर दें और उत्तर भारत को छोटा कर दें, तो ऐसे तो हो नहीं सकता ना। तो ये तो सालों से चलता आ रहा है, कांग्रेस के टाइम से चलता आ रहा है। दक्षिण में जितनी सीटें हैं उनको उसके अकॉर्डिंग मिलेगा और इधर उत्तर भारत में जितनी सीटें हैं उसको उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। चलिए ठीक है, तो इस पे तो मैं मोदी सरकार की पहल अच्छी है, लेकिन शबनम खान जी, इस कानून को शुरुआती तौर पे केवल 15 सालों के लिए ही लागू किया गया है। यह समय सीमा क्यों? आप पहले सारे विपक्षी चिल्लाते थे कि क्यों नहीं लेकर आ रहे मोदी जी 33%, क्यों नहीं लेकर आ रहे। अब जब ले आए तो 15 साल के लिए क्यों लाए? अरे 15 साल तक तो हमें आने दीजिए। 15 साल तक के लिए तो हमारे डोर्स ओपन हो गए ना। आगे भविष्य में और शायद 50% मिले हमें। और मैं तो हमेशा से ही कहती हूँ, इक्वालिटी का अधिकार दीजिए, पुरुष और महिला को बराबर कर दीजिए और 50-50% ही कर देना चाहिए था। पर फिर भी हमें जो मिल रहा है, शुक्रिया सरकार का। और आप अभी एक सवाल कर रहे थे मेरी बहन से कि साउथ में क्या होगा, इधर क्या होगा। आप सिर्फ 33% वाला ही रेशियो लेकर चल रहे हैं क्या? महिलाएं जब इतनी सारी थीं तब सिर्फ पुरुष ही तो लड़ा करते थे। तो क्या हमें और ज़्यादा सीट सिर्फ रिजर्वेशन तक ही सीमित रखेंगे आप हमें? अगर कहीं हम स्ट्रांग हैं तो हमें बिना रिजर्वेशन के भी टिकट दीजिएगा, बिना रिजर्वेशन के भी लड़ाइएगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है? शबनम खान जी, आपकी बात से लग रहा है कि राजनीतिक दलों की भूमिका भी बेहद अहम होगी बिल्कुल ऐसे काम में। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अब निर्वाचन या चुनाव आयोग को पहल करके राजनीतिक दल के संगठनों में भी 33% आरक्षण लागू करवा देना चाहिए? परसून जी, ये तो आपने हमारे मुंह की बात छीन ली है। थैंक यू सो मच कि आपने इतनी बड़ी बात कही हमारे लिए और आप महिलाओं के लिए ऐसा सोच रहे हैं। ये अगर चुनाव आयोग कर देता ना तो शायद जो विपक्षी उछल रहे हैं ना, जिन्हें मैं चंगू मंगू नेता बोलती हूँ, जो चंगू मंगू नेता उछलने लग जाते हैं किसी भी बात पर कि मोदी जी लाए हैं तो अच्छा ही नहीं होगा कुछ भी। इन सालों साल कांग्रेस पार्टी का राज रहा है परसून जी। कभी महिलाओं के लिए सोचा है? मुसलमानों के लिए सोचा है? क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ इसलिए मैं उनका भी पक्ष रख कर जा रही हूँ कि आप तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है जो कहती है दलितों से भी पिछड़े हुए हो। सारी जिंदगी आप हमारे हितैषी थे और हम दलितों से भी पिछड़े हुए निकले। तो हम उनसे सवाल कर रहे हैं महिलाओं के लिए आपने क्या किया? भाई आपके परिवार में 4 महिलाएं बन जाएं मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरे परिवार से आप एक महिला को भी नहीं ले पाए। मेरा परिवार मतलब भारत का परिवार, मतलब भारत पूरा। तो नेहा जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि आप चूंकि राजनीतिक दल में भी काम कर चुकी हैं, ये सवाल उठता है कि संगठन में अगर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए तो क्या बदलाव देखने को मिलेंगे जो अभी नहीं देखने को मिल रहे हैं? नेहा जी, इसी आपके पहले आपने क्वेश्चन किया, मैंने उससे पहले जो जवाब दिया वो इसी पर था कि क्या चेंजेस दिखेंगे। ये आप देख लीजिए ना, पंचायतों में जहां महिला सरपंच हैं उस गांव की हालत देखिए, वो कैसे मतलब देश का सबसे खूबसूरत कई ऐसे मैंने इलाके देखे हैं, कई ऐसी सरपंच है। आप कश्मीर में ही देखिए, 1-2 सरपंच है, बड़ी यंग सरपंच बनाई गई। और मैं उनसे जब सवाल किया तो उन्होंने बताया कि हमने क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं इसलिए मैं ये सॉल्व करने के लिए और मैंने सरपंची को चुना। और उनके वहां इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ क्योंकि वो खुद युवा थी, उन्होंने युवाओं को जोड़ा, तो एक तो पत्थरबाजी कम हुई और साथ साथ बहुत सारी चीजें, मैं यही कहूंगी डेवलपमेंट, पढ़ाई को लेके लोगों को लगा कि ये आज सरपंच बनी है, हमारे घर से भी कोई पढ़ लिख जाएगी बच्ची तो वो भी कल को बेहद अहम बात कर रही है। शबनम खान जी, 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए जी। परसून जी, हम शादी करके जिस घर में जाते हैं हम उस घर को ऐसा सजा संवार देते हैं, तो आप हमें मौका तो दीजिए, हम देश को भी सजा संवार देंगे। बेहद अहम बात। आप दोनों की बातों से एक बात तो साफ है कि अब भारत की महिलाएं अपने हक और हुकूक की बात खुलकर कर रही हैं और उन्हें अपना हिस्सा चाहिए जी। आपकी बात में एक चीज और कहना चाहूंगी, अब हमें ये उतना ज्यादा नहीं कहना पड़ेगा, साडा हक एथे रख। पितृसत्तात्मक जो सत्ता है वह टूट रहा है। भारत के सामाजिक दायरे में तो यह बात स्पष्ट होकर निकल रही है। इस चर्चा से यह भी साबित हो रहा है कि अब देश की तकदीर
और तस्वीर बदलने का काम केवल हमारी आधी आबादी करेगी, यानी हमारी महिलाएं करेंगी, हमारी बहनें करेंगी, हमारी माताएं करेंगी, हमारी दोस्तें करेंगी। हमें इन पर भरोसा रखना होगा, इनके साथ सहयोग करना होगा। आप दोनों इस खास चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।